हाय गाइस, दिस इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से आपके पास स्कोप है जहां पर आप जा सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम बीएससी को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर आपको जेई में एडमिशन मिल गया, आपको बीटेक में एडमिशन मिल गया, तब तो ठीक है, अदरवाइज चलो बीएससी कर लेते हैं। यार कुछ नहीं हो रहा, चलो बीएससी कर लेते हैं। तो बीएससी को ऐसे सेकेंडरी ऑप्शन देखा जाता है, ये सोचकर कि यार इसमें बहुत ज्यादा स्कोप तो है नहीं, बट ठीक है, कुछ नहीं से थोड़ा बोला तो बीएससी कर लेते हैं। साइंस हमने ले रखी है, 12th में हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ्स है, बायो है, तो चलो कोई बात नहीं, बीएससी कर लेते हैं। तो उसको एज ए सेकेंडरी ऑप्शन देखा जाता है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करूंगा आपके बीएससी पीसीएम और बीएससी जेडबीसी, बट अदर जो बीएससी की स्ट्रीम्स है उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मेन फोकस इस वीडियो पर ये रहेगा कि बीएससी की रियलिटी आपको दिखाऊं कि कितने सारे स्कोप आपके पास है बीएससी के बाद, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, और कौन कौन से फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में आप जा सकते हो। सिर्फ साइंस में ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में आप जा सकते हो आफ्टर बीएससी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के बाद के करियर ऑप्शंस को जानना। अगर आप अभी 12th पास करके आ रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका छोटा भाई बहन अभी जस्ट 12th पास करके आगे परस्यू करना चाह रहा है कोई कोर्स, तो बीएससी के लिए अगर कोई डाउट है तो क्या बीएससी करना चाहिए आपको, और करना चाहिए तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वही सब मैं आपको बताऊंगा। तो यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैं ऑप्शंस बताऊंगा, वो ऑप्शंस आपके पास कॉमन ऑप्शंस रहेंगे। मतलब आपने बीएससी की हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस आपके पास ऑब्वियसली बीएससी के बाद भी रहेंगे। तो ये बीएससी के बाद ये चीजें आप कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। कौन कौन सी वो चीजें हैं? सबसे पहले यू कैन गो फॉर द यूपीएससी, और यूपीएससी के और भी जितने भी एग्जाम्स हैं। अब एक चीज का ध्यान देना, बीएससी के लिए यूपीएससी के पास सिविल सर्विसेज के अलावा और भी एग्जाम्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी सीएससी की। लेकिन अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी के बाद एमएससी किया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप बीएससी एमएससी यानी साइंस स्ट्रीम वाले हैं, तो यूपीएससी के अंदर आपके पास जियो फिजिक्स, ठीक है, या मैं आपको बोलूं जियो साइंटिस्ट, ये एक अलग वैकेंसी निकलती है अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। आपको पता होगा यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसमें से सिविल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, या सबसे बड़ा एग्जाम आप बोल सकते हो सिविल सर्विसेज है। लेकिन उसके अलावा जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके बीएससी या एमएससी में जो सब्जेक्ट होगा, अगर आपका फिजिक्स है आप जियो फिजिसिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज इस एग्जाम में रहती है। तो यू कैन चेक आउट दिस एग्जाम एज वेल। ये सिर्फ साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सीएससी तो आप दे ही सकते हैं। और इंजीनियरिंग में यूनिट बीटेक, तो वहां पर मैं बात नहीं करूंगा। उसके अलावा यू कैन गो फॉर डिफेंस। अब डिफेंस में भी कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर आप बीएससी तो है बट बायो से कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन आपके पास आ जाती है। बट अगर आप मैथ्स और फिजिक्स वाले हैं तो यू कैन गो फॉर एफकेट एग्जाम। डिफेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो एफकेट आपका एयरफोर्स के लिए एग्जाम है। उसके अलावा यू कैन गो फॉर सीडीएस, एंड सीडीएस में ओटीए के लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आईएमए और ठीक है ओटीए, तो इनके लिए आप जा सकते हैं। और एयरफोर्स एकेडमी भी आप ऑब्वियसली यू कैन गो टू दैट। ओटीए में आपकी मैथ्स नहीं आती है। डिफरेंस क्या है? सीडीएस का जो आप आईएमए वाला एग्जाम देते हैं, वहां पर 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से एक मैथ्स का एग्जाम भी होता है। बट अगर आपकी मैथ्स नहीं है, आपकी फिजिक्स नहीं है, तो यू कैन गो फॉर ओटीए। आप अगर बायो वाले हैं या आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर ओटीए। एंड एफकेट में आपको 12th में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए होती है। ये आपका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक बोले या फिर एक इसकी कंडीशन है कि आपको 12th में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए। तो ये आपके करियर जो ऑप्शंस है, ये कॉमन फॉर ऑल है। आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, कोई सा भी ग्रेजुएशन आपने किया हो। उसके अलावा बैंकिंग तो है ही। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, आपके लिए जो बने हुए हैं जो करियर ऑप्शन। अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कॉमन जो आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीएचएसएल तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट,
बट आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर सीजीएल एज वेल। ठीक है, तो ये सारे करियर ऑप्शन जो है ये आपके कॉमन फॉर ऑल है कि आपने ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में कोई सा भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, तो यू कैन गो फॉर दीज एग्जाम्स। अब इसके इंटरनल जो कंडीशंस है वो आपको इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट में, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो उस एग्जाम की वेबसाइट में जाकर और वहां पर आप इन डिटेल देख सकते हो, बट इन जनरल मैं ये आपको डिस्कशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो गया इसलिए अब आपको वॉइस मेरी थोड़ी सी अलग आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक हमने जो बात की वो थी आपके इन जनरल जो आपके करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि आपको, अगर आप बीएससी कर रहे हो, आप साइंस वाले हो, जेडबीसी और पीसीएम दोनों की मैं बात करूंगा, साइंस वाले अगर आप हैं, तो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए कौन कौन से एग्जाम्स बने हुए हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस बने हुए हैं, उसकी अब हम बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम आईआईटी जैम, जो कि बहुत कम लोग देते हैं, 10,000 के आसपास लोग, एक मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में 10 से 12,000 के आसपास टोटल लोग देते हैं एक साल में। इतने कम लोग क्यों देते हैं मुझे नहीं पता, और बीएससी तो लाखों में करते हैं, लेकिन जैम एग्ज़ाम सिर्फ 15,000 लोग देते हैं मैक्सिमम। ये अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर तो अभी तक शायद नहीं गए हैं। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सपोज़ आपका कोई सपना रहा होगा कि मैं आईआईटी से पढ़ूँ, पहले वहाँ से बीटेक करूँ, आपको एडमिशन नहीं मिला, तो जैसा कि मैंने बोला कि सेकेंडरी ऑप्शन की तरह बीएससी को लिया जाता है। हो सकता है कि आपने भी इसी तरह लिया हो, लेकिन अब आपके पास और मौका बन सकता है आईआईटी में पढ़ने का आफ्टर आईआईटी जेम एग्जाम। क्वालिफाई करने के बाद आपको किस किस में एडमिशन मिल सकता है, आपको एमएससी में, एमएससी पीएचडी, डुअल डिग्री और जॉइंट एमएससी पीएचडी, यानी एमएससी और पीएचडी दोनों आप करेंगे। और क्या डिफरेंस है वो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डुअल डिग्री और जॉइंट एमएससी पीएचडी में। तो ये एमएससी और पीएचडी आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है आफ्टर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के बाद आपको एडमिशन मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट आईआईएससी। अगर आप टॉप 20 में आ जाते हो इस एग्जाम में, ऑल इंडिया रैंक 20 तक अगर आप आ जाते हो, तो आपके पास हाई चांसेस है कि आपको आईआईएससी में एडमिशन मिल जाए। आईआईएससी बेंगलोर से ये आप रिसर्च में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और ग्लोबली भी काफ़ी ऊपर है रैंक में। तो ये इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो आफ्टर क्लियरिंग आईआईटी जैम इन अंडर टॉप 20, अराउंड 20। उसके बाद आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, देन आप एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का एक और तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट आप इसके बाद इन इंस्टीट्यूट में, एंड उसके अलावा आइजर्स। अब ये इंस्टीट्यूट क्या है, ये क्या क्या आपको प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इनमें अवेलेबल है, उसके लिए आप इनकी अलग से वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हो। बट इन जनरल ये आपको एमएससी और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री ये प्रोवाइड कराते हैं। आपका सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स वाले हो, मैथ्स वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, आप कौन से सब्जेक्ट में एमएससी करना चाह रहे हो, वो सब्जेक्ट इनमें अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको इनकी वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और कोई इंस्टीट्यूट बचा, आईआईएससी, एनआईटी, सीयूईटी, आइजर। हाँ, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट होंगे आपके लोकेलिटी में, आपके आसपास की यूनिवर्सिटी, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, वो जैम के बेस पे एडमिशन देती है या नहीं देती है, वो आपको उनकी पर्टिकुलर जो है, उनकी इंडिविजुअल जो वेबसाइट है या उनकी अपनी जो वेबसाइट है, उसमें जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जैम स्कोर ले रही है, कौन सी नहीं ले रही है। दूसरा आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है आपका जेस्ट और टीआईएफआर। अब जैसे एक फ़र्क है इनमें, जैम और जेस्ट टीआईएफआर में होती, यहाँ से भी एमएससी पीएचडी है, यहाँ से भी एमएससी पीएचडी है, लेकिन जेस्ट और टीआईएफआर थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दीज एग्जाम्स। जैम से भी आप रिसर्च में जाएंगे, लेकिन जैम से आप नॉर्मल प्लेन पीएचडी भी, प्लेन एमएससी भी कर सकते हो। प्लेन एमएससी करना चाह रहे हो, यू कैन गो फॉर आईआईटी जैम। रिसर्च में थोड़ा जाना चाह रहे हो, जेस्ट और टीआईएफआर। रिसर्च के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट आइजर्स और आईआईएससी, ये रिसर्च के लिए ही बने हुए हैं ये दो इंस्टीट्यूट। आइजर्स जितने भी हैं, 4 आइजर्स और एक आईआईएससी है, ये आपको रिसर्च के लिए बने हुए हैं। रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो आपको इनको टारगेट करना पड़ेगा। इनको टारगेट कैसे करोगे, जैम और जेस्ट, ये 2 एग्जाम है, इनके थ्रू आप इनको टारगेट करोगे, जैम और जेस्ट। टीआईएफआर में भी आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें भी आप टीआईएफआर का जो एंट्रेंस होता है वहाँ से जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सीयूईटी पीजी। 12th के बाद होता है सीयूईटी यूजी, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो।
CUET PG के बाद आप MSc में एडमिशन लेते हो अगर आप BSc वाले हैं। अब यहाँ से आपको कहाँ एडमिशन मिलता है, यहाँ से आपको एडमिशन मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने के दो तरीके हैं, या तो आप IIT JAM के थ्रू जाएंगे या आप CUET के थ्रू जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स में एडमिशन दे रही है, किस एग्ज़ाम के बेस पे। कुछ यूनिवर्सिटी होंगी जो सिर्फ IIT JAM के बेस पे देंगी या एडमिशन, कुछ होंगी जो CUET PG के बेस पर आपको एडमिशन देंगी। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखो कि यहाँ के एडमिशन लेने की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा, और कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गई। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि है गेट। अब गेट का अगर फुल फॉर्म देखें, जैम के फुल फॉर्म में M का मतलब होता है MSc, ठीक है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। तो ये MSc के लिए हो गया, समझ गए। गेट में E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब E का मतलब है इंजीनियरिंग, आप बोलोगे इससे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, नहीं, इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग कोर्स के लिए। गेट MTech के लिए होता है, मोस्टली MTech के लिए होता है, बट एक मजे की बात बताओ, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी गेट देते हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले MA करने के लिए भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, MA और PhD करने के लिए, मतलब PhD करने के लिए भी इसको दिया जाता है। लेकिन अभी आप, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है ना। एक आप BSc है प्लेन 3 साल की, एक आपका BSc ऑनर्स होता है 4 साल का, एक आपका BSc प्लस MSc होगा, वो कितने साल का होगा, 2 साल, 3 साल की BSc, 2 साल की MSc, तो ये 5 साल। और ऑनर्स के बाद कर रहे हो तो मेरे ख्याल से फ़ायदा तो है नहीं नॉर्मल करने का, बट फिर 6 साल ऑनर्स के बाद करोगे तो। अब आपकी एलिजिबिलिटी फॉर गेट एग्जाम चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या क्या किया है। आपने BSc किया है तो आपकी गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, आप MSc में एडमिशन ले सकते हो। BSc ऑनर्स किया है या MSc किया है तो आप गेट क्वालिफाई करके फिर MTech में एडमिशन लोगे। ध्यान से समझना है इसको, BSc के बाद आप MTech में नहीं ले सकते हो। BTech के बाद गेट दोगे तो आप MTech में एडमिशन लोगे। अगर आप BTech के बाद गेट दे रहे हो तो गेट के थ्रू आप यहाँ निकलोगे MTech में। एक तरफ से BTech डालेंगे, दूसरी तरफ से MTech निकलेगा। कहाँ से? गेट से। यहाँ से MSc डालूंगा तब मेरे को MTech करना पड़ेगा। और ये ध्यान देना, ये MTech कहाँ से होगी? ये MTech IIT, NIT, IIIT इन इंस्टीट्यूट से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको IIT से MTech करने का। BTech नहीं होगी कोई बात नहीं, सीधा MTech कर लो IIT से। कैसे? गेट एग्जाम से। तो IIT से, NIT से, IIIT से, ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ने का मौका मिलता है गेट एग्जाम के बाद। तो देखो 3 ऑप्शन है, BTech से नहीं मिला कोई बात नहीं, JAM से ले लो एडमिशन, नहीं मिला कोई बात नहीं, गेट से ले लो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए वाले ऑप्शन है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो मैं ऊपर बताना भूल गया, जो कि कॉमन फॉर ऑल है, वो है टीचिंग का ऑप्शन, ठीक है, वो टीचिंग का ऑप्शन है। अब टीचिंग के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे एग्जाम्स। अभी रिसर्च में मैं और डिटेल में जाऊँगा। ये आइजर और IISc से अगर आप पढ़ते हैं या यहाँ से MSc करने के बाद भी अगर आप रिसर्च में जाते हो तो, या गेट आप क्वालिफाई करते हो, तो गेट के बाद भी क्या क्या ऑप्शंस है रिसर्च में, उसमें मैं अभी और डिटेल में जाऊँगा। डायरेक्ट देखना चाह रहे हो तो आप चलो उसी के बारे में सीधे मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो अब मान लो आपने JAM किया, आपने गेट किया, आप रिसर्च में जाना चाह रहे हो। अब रिसर्च के लिए आपके पास, टीचिंग अभी फिर बात करते हैं, रिसर्च के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है। आपके पास पहला इंस्टीट्यूट है IISc, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से जुड़े हुए हैं, IISc हो गया। और इसके अलावा आइजर्स मैंने बोला, यहाँ से आप रिसर्च में जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप गेट क्वालिफाई अगर करते हैं या गेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप MSc भी करते हैं, MSc में अगर आपकी 60% है, कुछ जगह 60 मांगते हैं, कुछ जगह 65 या 70 मांगते हैं, तो ध्यान देना MSc में परसेंटेज भी अच्छी मेंटेन करके रखना अगर आपको आगे करियर अच्छा बनाना है, ठीक है, करियर ग्रोथ अच्छी चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप परसेंटेज भी अच्छी बना के चलें। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अलावा इसरो में जब आप एग्ज़ाम देते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर
एलिजिबिलिटी में ही एमएससी में 60% मांगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एमएससी में 60% मेंटेन करके रखें। इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। आईआईएससी मैंने बोला बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, होमी जागीर भाभा ये यहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ही यूज टू बी अ प्रोफेसर इन आईआईएससी और पढ़ा हुआ भी इन्होंने पीएचडी रिसर्च वगैरह यहाँ की हुई है, ठीक है। बीएआरसी इन इंस्टीट्यूट से आप जा सकते हो। और डीआरडीओ में आपको पता होगा ग्रेट कलाम सर, ही यूज टू वर्क हेयर डीआरडीओ, ठीक है। देन लेटर ऑन ही वेंट टू इसरो। तो इनमें अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर किस किस टाइप की वैकेंसी बनती है, इनमें आपकी वैकेंसी निकलती है साइंटिस्ट की। कौन कौन से साइंटिस्ट, यहाँ पर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है, साइंटिस्ट ए, साइंटिस्ट बी, इस तरह से, ठीक है। और इनकी एलिजिबिलिटी आपको जब वैकेंसी निकलती है इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आप समझ गए कि बीएससी करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो चेक कर लेना कि कहाँ पर एमएससी मांग रहा है, कहाँ पर बीएससी मांग रहा है। इनके लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा, इन एग्जाम्स के लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा, लेकिन और यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको भी जो है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा जो आईआईटी जेईई है। और यहाँ से एमएससी कर लोगे तो आपके पास तो भाई साहब अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, आगे बहुत बढ़िया करियर है। और रिसर्च में इसके अलावा यू कैन गो फॉर गेट एग्ज़ाम, एक इम्पोर्टेंट है गेट एग्ज़ाम। अभी जो गेट मैंने आपको बताया था ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एमटेक के लिए नहीं होता है पढ़ाई के लिए, इससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है इन वेरियस जो आपके क्या बोलते हैं उनको, पब्लिक जो वो है, ठीक है। जैसे आपका बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, ठीक है। और आपका कौन कौन से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है। और तो इस तरह के मतलब जो भी आपके, ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकारी अरे इनका वर्ड मेरा जो स्लिप हो रहा है, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आफ्टर गेट एग्जाम मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन देन, बट उसके अलावा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए भी यू कैन क्वालिफाई गेट एग्जाम। तो ये सारे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी आफ्टर एमएससी, ठीक है। बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करते हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। देखो लोग बोलते हैं कि यार जो बीएससी ऐसी कर लेता है कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं मिल रहा बीएससी कर लेते हैं, इतने सारे ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुए। अब बात करते हैं टीचिंग के क्या क्या ऑप्शन हैं। अभी मैं थोड़ी देर में एक और एग्ज़ाम बताता हूँ आपको जो कि सिर्फ और सिर्फ बायो के लिए है, बट उससे पहले टीचिंग की बात करते हैं। साइंस में टीचिंग की बात करता हूँ मैं कि बीएससी के बाद अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि यार बीएससी तो कर ली लेकिन अब साइंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आगे पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़, तो क्या पढ़ सकते हैं, बात करते हैं आगे। उससे पहले चलिए टीचिंग समझते हैं। टीचिंग में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले तो आपने बीएससी किया हुआ है, ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली बीएड कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आप पहले एमएससी करें फिर आप बीएड करें, या आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप बीएससी के बाद बीएड करें फिर आप एमएससी कर लें, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो अब मेरी पर्सनल राय लोगे तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले एमएससी करो। अगर आपको जो पिछले मैंने ऑप्शन बताए थे सारे उनमें जाना है, अगर वो सब आपके टारगेट है इससे पहले वाले जेम, गेट, जेस्ट या एफआर, तो एमएससी के लिए जाओ। बीएससी में बीएड में 2 साल बर्बाद मत करो आफ्टर बीएससी। टीचिंग में जाना है तो पहले बीएड कर लो। अगर टीचिंग में आपका गोल है उन एग्ज़ाम्स की तरफ नहीं देखना है, रिसर्च वाले जो भी हैं, तो पहले बीएड करो, पहले एमएससी मत करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर आप पहले एमएससी कर लोगे फिर बीएड करोगे तो जो 2 साल आप बीएड में लगाओगे ना, ये 2 साल आप जो बीएड में लगाओगे, बीएड की पढ़ाई के टाइम आप एमएससी की सारी पढ़ाई भूल जाओगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और कई सारे दोस्त और जितने भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो पहले बीएड कर लो फिर एमएससी कर लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका बीएड की डिग्री अब आपके पास है, अब आप एमएससी करोगे उसके बाद एग्ज़ाम दोगे तो एमएससी की चीज़ें आप भूलोगे नहीं, लेकिन एमएससी के बाद आप बीएड करने जाओगे तो बीएड पूरा होने तक आप एमएससी का भूल चुके होगे। अब जो भी टीचिंग के लिए आगे एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर एमएससी का सिलेबस पूछेगा, जहाँ पर भी आपको 12th तक पढ़ाना होगा, पीजीटी जिसको बोलते हैं,
वहाँ पर एमएससी का सिलेबस पूछेगा। अब आप एमएससी तो बीएड के टाइम भूल गए हो, तो उसको दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप बीएससी के बाद बीएड करो, फिर आप एमएससी की तरफ जाओ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एमएससी का भूलोगे नहीं और आपको वहाँ पर अच्छी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें भी आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बीएड कर लिया तो बस काम खत्म। इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हो तो यू कैन गो फॉर टीजीटी। टीजीटी मतलब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो 10th क्लास तक आप टीचिंग करते हो उसको बोला जाता है टीजीटी। ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ये ग्रेजुएट है, इसने बीएससी किया हुआ है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, ये ग्रेजुएट टीचर है, इसने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। लेकिन अगर आप बीएससी प्लस एमएससी करते हो फिर बीएड करते हो, अब ये उल्टा भी हो सकता है, एमएससी प्लस बीएड भी हो सकता है, बीएड प्लस एमएससी, यानी पहले बीएड फिर एमएससी, पहले एमएससी फिर बीएड, दोनों कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसमें आप टीजीटी में जाओगे। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब यहाँ पर आपका जो टीचर है उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया, यानी आपने। एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, उसकी तरफ आप नहीं देखें तो ठीक है, क्योंकि अभी हम ग्रेजुएशन के बाद के ऑप्शन देख रहे हैं। ये ग्रेजुएशन से पहले का ऑप्शन है डीएलएड। इससे आप प्राइमरी स्कूल्स में टीचिंग करते हैं, बट इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी 12th क्लास है। आप 12th के बाद इसको कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्स है, डी का मतलब डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो, बट उसके लिए बीएससी नहीं चाहिए। हम बीएससी की बात कर रहे हैं, इसके लिए 12th चाहिए। ठीक है। तो अभी के लिए बीएससी के बाद आप या तो बीएड कर लो, यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी। आप एमएससी के बाद बीएड करो, या फिर उस आपने बीएससी और बीएड किया, अब आप एमएससी कर लो, अब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है। लेकिन एलिजिबल होने के लिए भी आपको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, सबसे पहली बात। ठीक है। टीचिंग के लिए डिटेल में कभी बात करेंगे, आपको यहाँ पर टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या होता है टीईटी एग्जाम, सीटेट, यूटेट, ठीक है, स्टेट, टीईटी, और कभी डिटेल में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए ये 3 एलिजिबिलिटी समझ लो। अब टीचिंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, ये हम बात कर रहे हैं स्कूल में टीचिंग के लिए। अगर आपको स्कूल्स में पढ़ाना है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपको कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपने बीएससी किया, ठीक हो गया। अब आपको एमएससी करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब आप एमएससी के बाद आपको करनी पड़ेगी पीएचडी। या तो आप पीएचडी करो, या फिर आप सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम है, या यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है। अब आप बोलेंगे यूजीसी नेट तो जो है आर्ट्स के लिए होता है, नहीं, समझो अभी। फिर आप पीएचडी के लिए जाओ, बात समझे? या तो आप बिना नेट क्वालिफाई किए पीएचडी करो, एमएससी के बाद आप बिना नेट क्वालिफाई किए पीएचडी करो, या आप नेट के थ्रू पीएचडी करो। फ़र्क क्या है दोनों में? आप प्लेन पीएचडी करते हो, आपके पास नेट क्वालिफाई नहीं है, तो कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है अगर टीचिंग की यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपसे पीएचडी कंप्लीट मांगता है। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप नेट क्वालिफाई के बेसिस पर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी नहीं भी किया आपने, स्टिल यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दी न्यू गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग पीएचडी नहीं भी किया है आपने, सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, तो पीएचडी के बराबर ही माना जाएगा। बाद में करते रहना पीएचडी। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो यू कैन गो फॉर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज़। आप असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, एंड फिर एचओडी, इस तरह से वहाँ पर प्रमोशन होता है। उसके लिए आप जा सकते हो। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? सीएसआईआर नेट आपकी सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसा कि सही बोला आपने। लेकिन यूजीसी नेट, नेट किसके बाद देते हैं? एमएससी के बाद। एमएससी में ध्यान देना, एक स्पेशलाइजेशन नाम की चीज़ होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक है। किसी एक में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, जिसके आप मास्टर हो। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है तो आप यूजीसी नेट भी देते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों देते हैं, ध्यान देना। क्योंकि यूजीसी नेट तो आर्ट्स के लिए होता है ना वैसे, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है, अभी स्पेशलाइजेशन किस में मिलेगी आपको, वो आपको अपने जहाँ से आप एमएससी कर रहे हो वहाँ पता करना पड़ता है उस टाइम पे। तो ये आप पता कर सकते हो, ठीक है, यूजीसी नेट, ठीक है। तो इसके बाद आप पीएचडी करते हो,
फिर आप कॉलेजों में पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हो। तो अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 12th क्लास में हो, 12th पास आउट हो, बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये बहुत दूर की बात है। अभी आप बीएससी के बाद ये कर सकते हो, ठीक है। बीएससी के बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन लेके फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा सकते हो, ठीक है। कॉलेज में जो पढ़ाते हैं बड़े प्रोफेसर लोग जो होते हैं वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। क्लियर है। और टीचिंग में इसके अलावा आप बीएससी के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। जैसे मान लो जिस स्कूल से आपने अभी पास आउट हो, आप कहीं से 12th पास आउट हो सपोज किसी प्राइवेट स्कूल से, तो वहाँ पर जो आपके टीचर्स होंगे वो क्या क्वालिफाइड होंगे मैं आपको बताता हूँ। जो आपको साइंस पढ़ा रहे होंगे उन्होंने बीएससी किया होगा, फिर बीएड किया होगा। अगर आप 12th पास आउट हो तो उन्होंने एमएससी भी किया होगा, लेकिन 10th तक जो पढ़ाते हैं उन्होंने सिर्फ बीएससी और बीएड किया होता है। आपको 11th और 12th में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्होंने एमएससी भी किया होता है साथ में। तो अगर आप 12th के बाद बीएससी करोगे और बीएड करोगे तो आप 10th तक क्लास पढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो आपको 11th 12th में पढ़ाते थे उन्होंने एमएससी के साथ बीएड किया होगा, ये फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए अब एक मैं बोल रहा था कि आप बायो वाले हो तो क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब बायो वाले हो तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए। ये सारे ऑप्शन जो जो अभी तक बताए वो बायो वालों के लिए भी है, लेकिन एक ऑप्शन जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ बायो वालों के लिए, वो मैथ्स और फिजिक्स वालों के लिए नहीं है। वो एग्जाम है गेट बी, ठीक है, गेट बी। अब गेट बी आपका वही है गेट बायोलॉजी, ठीक है। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर बीएससी आप इसको देते हो, ठीक है। एंड जैम में बायोटेक का एग्ज़ाम होता है, जैसे जैम बायोटेक, ठीक है। जैम में आप बायोटेक में जा सकते हो। अच्छा एक डाउट होगा बच्चों को कि यार मैंने मान लो बीएससी कर ली, अब क्या मुझे साइंस ही पढ़ते रहनी पड़ेगी ज़िंदगी भर, क्या मुझे उसी में करियर बनाना पड़ेगा? मान लो मेरा बाद में मन चेंज हो गया, मुझे आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट आ गया, तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगी? तो आप बीएससी के बाद एमए भी कर सकते हो। बीएससी के बाद, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, बट यू कैन गो फॉर इट। आपका मान लो किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, आपने बोला मुझे तो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर एमए आफ्टर बीएससी। एमए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एमए के बाद फिर आप इसी में टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। फिर आप इसमें टीचिंग में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो सब्जेक्ट आपका एमए में है उसको आप पढ़ा सकते हो 11th 12th में। तो आई थिंक अभी के लिए इतने ही ऑप्शंस जो है मुझे ध्यान में आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और करियर ऑप्शंस है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और किस टॉपिक के ऊपर, इनमें से कौन से ऑप्शन के ऊपर, कौन से एग्ज़ाम के ऊपर आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बता दीजिए। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बता दूंगा मैं। और थोड़ा सा शायद मैं थोड़ा सा इनमें ज़्यादा डीप में चला गया। रिसर्च वाला जो चीज़ है, टीचिंग वाली जो चीज़ है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा अपना दिमाग खर्च ना करें। आप उसको ऊपर ऊपर से समझ लो, ठीक है, अगर आपको जहाँ तक समझ आ रहा है। एक अलग से मैं बनाऊंगा कि एमएससी के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, वो भी मेरे ख्याल से इसमें सारे कवर ही हो गए कि आफ्टर बीएससी और आफ्टर एमएससी दोनों इसमें कवर हो गया है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से साइंस स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद क्या कर सकते हो आप, वो सब कुछ क्लियर हो गया है इस वीडियो में। कोई ऑप्शंस, कोई डाउट आपके पास है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं अगर आप, तो भी मुझे बता दीजिए अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए कि आर्ट्स के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और इन एग्ज़ाम्स को इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और अगर आप देते हैं तो आप क्या कर सकते हो इनको देने के बाद, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो एक एक करके हम इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको भी कन्फ्यूजन है कि बीएससी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो सब इस वीडियो में मैंने बताया। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएससी, फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।